तो वी आर डूइंग दिस पॉइंट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स। तुम बोलेगा भैया ये सब क्या है? बेटा ये सब देखो आप ध्यान से, ये सब वो सब चीज़ों का नाम है जहाँ पर आपको नहीं पता है कि आपके पास कमाई आने वाला है कि नहीं। यू आर परचेजिंग अ लॉटरी टिकट बट यू डू नॉट नो कि आपका वो लॉटरी लगेगा कि नहीं। अब क्रॉसवर्ड पजल्स ये सब कर रहे हो, वहाँ से आपका कुछ कमाई हो गया। आप हॉर्स रेस में पैसा लगाए हो लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि आप जीतोगे कि हारोगे। तो दिस इज़ मतलब समथिंग जो अनएक्सपेक्टेड कैजुअल है, आपको नहीं पता कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैजुअल इनकम से जो भी कमाई होता है उसके ऊपर में 30% टैक्स रेट है। वो सब का अपने अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपको खाली इतना याद रखना है कि ये सब जगह से, ये सब जो आप देख रहे हो लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, ये सब से अगर आपको कोई भी कमाई होता है तो ये सब का सब iOS के अंदर में आएगा। लॉटरी से आपको कमाई हुआ iOS में आएगा, क्रॉसवर्ड से कमाई हुआ iOS में आएगा, हॉर्स रेस से iOS में, कार्ड गेम से iOS से, क्योंकि ना तो ये सैलरी है, ना PGBP, ना हाउस प्रॉपर्टी, ना कैपिटल गेन। तो ये सब जगह से जो आप कमाते हो उसके ऊपर जो भी टैक्स देना दैट इज़ टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तुम बोलेगा भैया तो कुछ खास है। लॉटरी के ऊपर में थोड़ा ध्यान देना, बीकॉम में इसके ऊपर क्या देता है। आपको एग्ज़ाम में बोलेगा कि रिसीव्ड रुपीज़ 70,000 एज लॉटरी इनकम, जिस पे TDS कट गया है 30%। तो बेटा मैंने आपको आगे भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर TDS कटा हुआ है, सैलरी चैप्टर में भी बताया, तो उसको वापस से ऐड बैक कर देना। क्योंकि अपने को यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन में लेते हैं ना 5 हेड्स में, वो फिगर हमेशा ग्रॉस होना चाहिए। तुम बोलेगा मतलब ग्रॉस का मतलब बिना टैक्स वैक्स कटा हुआ, क्योंकि अपने तो बाद में टैक्स निकालेंगे ना, इसीलिए अपने पूरा लेंगे, फिर टैक्स निकाल के फिर बताएंगे गवर्नमेंट को कि इतना तो ऑलरेडी आपने ले लिया TDS बोल के, फिर बाकी रुपया आप और मेरे से ले लीजिए। तो इसीलिए पहले अपने को ग्रॉस लेना पड़ता है ताकि सही सही टैक्स का कैलकुलेशन आ जाए। तो अब जैसे आपको बोल रहा है कि आपको लॉटरी इनकम में 70,000 रुपया मिला है और उस पर TDS कट गया 30%, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे इसको पकड़ के चलोगे, एक बार मैं सेस वेस को इग्नोर कर रहा हूँ, आप ऐसे पकड़ के चलोगे कि जो 70,000 मुझे मिला वो 70% है, क्योंकि 30% तो कट गया, तो 100% कितना होना चाहिए था? 1,00,000। तो आप जब iOS में लिखोगे लॉटरी इनकम, तो आप वहाँ पे कितना रुपया लिखोगे? 1,00,000 रुपया लिखोगे, 70,000 नहीं लिखोगे। मतलब आपको ग्रॉस फिगर लिखना है, ठीक है, सिंपल। सबसे इम्पोर्टेंट, एक आदमी है वो बोल रहा है कि भाई ये 1,00,000 रुपया जो मेरा लॉटरी लगा ना, इसके लिए मैंने बहुत सारा लॉटरी टिकट खरीदा था, 10,000 का लॉटरी टिकट खरीदा था, तो 10,000 रुपया मुझे माइनस करने दो। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं, लॉटरी के लिए, हॉर्स रेस के लिए जो आप टिकट्स खरीदते हो, जो खर्चा आपका लगता है, एक्सपेंसेस, वो मैं माइनस करने नहीं दूंगा। मतलब कैजुअल इनकम का कोई भी खर्चा आप उसके कमाई से माइनस नहीं कर सकते हो। यानी आप जो गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि 1,00,000 रुपये का कमाई हुआ, उसके लिए 10,000 का टिकट खरीदा, वो माइनस करने दो, 90,000 पे टैक्स ले लो, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो जैसे यहाँ पे आप देखा ना, 3,000 रुपया कमाई हुआ तो 2,000 देना पड़ा, वो आप माइनस कर दिया, वो अलाउड है क्योंकि वो जेन्युइन है। बट कैजुअल इनकम के ऊपर में कोई भी एक्सपेंसेस इज़ नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। तो कैजुअल इनकम का कोई भी एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर सकते हो, ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लो। एक्सपेंस जो आता मैं वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैजुअल इनकम नहीं लिख रहा हूँ। एक्सपेंस फॉर लॉटरी इनकम या हॉर्स रेस, जैसे टिकट्स के फॉर्मेट में आप ब्रैकेट में लिख लो, अगर आपको लिखना है तो टिकट्स नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, आप उसको माइनस नहीं कर सकते हो। एक्सपेंसेस फॉर लॉटरी इनकम या हॉर्स रेस का टिकट खरीदने के लिए नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, यानी कैजुअल इनकम के ऊपर लगा हुआ कोई भी खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते हो। ये बहुत अच्छा से दिमाग में सेट कर लो। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हॉर्स रेस में क्या होता है ना बेटा, थोड़ा स्टूडेंट्स लोग को कन्फ्यूज़न होता है। एक होता है कि जैसे मैं गया, घोड़े लोग का जो दौड़ होती है वहाँ पे टिकट ख़रीदा और देखा कि घोड़ा, मेरा जो टिकट मैंने जिस घोड़े पे लगाया था वो घोड़ा जीत गया, तो उसके ऊपर जो खर्चा लगा वो आप माइनस नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत आदमी ऐसा होता है जिसका क्या काम होता है, घोड़े का देखभाल करना, जो घोड़े का मालिक होता है वो घोड़े को मेंटेन करता है और उसका घोड़ा दौड़ता है। सिंपल समझिए, मिस्टर ए घोड़े का मालिक है और मिस्टर ए ही घोड़े को दौड़ाता है।
हाँ भाई समझ ही गया होगा किस लिए भैया रुका। हाँ मिस्टर ए, पुलिस की गाड़ी। मिस्टर ए क्या है कि मिस्टर ए मान लो कि घोड़े का मालिक है और मिस्टर ए घोड़े को दौड़ाता है, ठीक है। अब मिस्टर ए का जो घोड़ा है, टेक इट इन अ वेरी सिंपल वे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मिस्टर ए जो है ही इज़ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। यू जस्ट राइट फुल फॉर्म, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। मिस्टर ए इज़ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, रेस हॉर्सेस, हॉर्स रेस बोल रहा हूँ। मिस्टर ए है वो घोड़े का मालिक है और उसका घोड़े का पूरा देखभाल करता है, वो करता है, और उसका घोड़ा मिस्टर बी यूज़ करता है दौड़ाने में, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। तो भाई मिस्टर बी मिस्टर ए को कुछ पैसा देगा ना, तो मिस्टर ए को जो पैसा मिला वो घोड़े के ऊपर नहीं, जीता हुआ पैसा नहीं है, चीज़ को समझना। वो घोड़े को देखभाल करता है, घोड़े को देता है, इसलिए उसका कमाई हुआ। ही इज़ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो वो वाला केस में ये भी iOS में ही आएगा, लेकिन इस केस में एक्सपेंसेस अलाउड टू बी डिडक्टेड। तुम बोलेगा भैया थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इसका कंसेप्ट एकदम सिंपल में रखो। अगर आप घोड़े के ऊपर पैसा लगाए हो, रेस में पैसा लगाए हो और रेस में आप जीते हो, तो वो आपको माइनस, उसके ऊपर खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप घोड़े का देखभाल करते हो, घोड़े के मालिक हो, उसके ऊपर जो खर्चा लगा है वो आप माइनस कर सकते हो। सिंपल, अब समझ में आ गया। अगर आप घोड़े के दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर पैसा लगाए हो, उसमें आप जीते हो, तो उसका खर्चा आप माइनस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप घोड़े के मालिक हो, घोड़े को मेंटेन करते हो, उसके ऊपर कोई खर्चा लगा तो उसको आप माइनस कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में रखूँ तो इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का एक्सपेंसेस अलाउड टू बी डिडक्टेड। लेकिन अगर आप हॉर्स रेस के ऊपर में कोई खर्चा किए हो, जैसे कि मतलब टिकट खरीदे हो, वो सब खर्चा माइनस करने के लिए बोल रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। जहाँ आप ओनिंग मेंटेनिंग देखोगे खाली उसी का खर्चा माइनस कर सकते हो। अब आ रहे अपने लोग पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीन, प्लांट्स एंड फर्नीचर। तुम बोलेगा भैया अब इसमें थोड़ा बता दीजिए क्या चीज़ होता है। बेटा मान लो कि मेरा एक घर है, ठीक है। मैंने ये घर आपको भाड़े पे दिया, लेट आउट किया, और मैंने आपको बोला बेटा इस घर का भाड़ा है 10,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो तुम बोलेगा भैया तो ख़ास बात क्या है, मेरा घर है, मैंने आपको भाड़े पे दिया, समझ रहे हो ना, ओनर ने भाड़े पे दिया, और कितना रुपया भाड़ा ले रहा, 10,000 रुपया पर मंथ। तो तुम बोलेगा हाँ भैया ठीक है, आप बताएं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, iOS में नहीं आएगा क्योंकि लेट आउट का केस है। एग्जैक्टली, एकदम सही बोल रहे हो। तो बेटा ये जो 10,000 रुपया भाड़ा है ना, इसको अपने एक नाम दे देते हैं, इसको अपने नाम देते हैं डी फैक्टो रेंट, DEFACTO, डी फैक्टो रेंट। डी फैक्टो रेंट का मतलब होता है खाली घर का भाड़ा। अब एक और एग्जांपल समझो। मेरा एक घर है, घर में कुछ फर्नीचर है, मशीन्स है, ये सब चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि घर यानी हाउस प्लस जो फर्नीचर्स है, मशीन्स है, इन सब को मिला के भाड़ा 15,000 रुपया, यानी नॉट ओनली फॉर हाउस, हाउस फर्नीचर मशीन सबको मिला के भाड़ा 15,000 रुपया। तो इस 15,000 को अपने एक नाम देंगे कॉम्पोजिट रेंट। अब इस केस में क्या, ये वाले केस में तो आपने बोल दिया 10,000 रुपया घर का भाड़ा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ये एकदम सही बोला आपने। लेकिन जब आप देख रहे हो घर के साथ मशीन, प्लांट, फर्नीचर कुछ भी साथ में भाड़े पे दिया गया है और 15,000 रुपया भाड़ा है, इसमें तो घर का भी भाड़ा है जो कि हाउस प्रॉपर्टी में आता है, और फर्नीचर, मशीन ये सब का भी भाड़ा है। फर्नीचर, मशीन ये सब जब भाड़े पे देते हो तो ये iOS में आता है। तो उस केस में क्या होगा, यानी भाड़ा कॉम्पोजिट है, तब क्या होगा। तो गवर्नमेंट का कहना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आप 15,000 का बाइफर्केशन कर सकते हो, 15,000 को आप अलग अलग कर सकते हो। अगर आप बोलोगे यस मैं 15,000 को अलग कर सकता हूँ, 10,000 रुपया मेरा घर का भाड़ा है हाउस रेंट, और 5,000 रुपया मेरा मशीन, फर्नीचर ये सब का भाड़ा है, तो 10,000 वाला जो भाड़ा है बेटा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और मशीन फर्नीचर वाला जो भाड़ा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। यानी 15,000 का अगर बाइफर्केशन, सेग्रीगेशन इज़ पॉसिबल, देन घर का भाड़ा हाउस प्रॉपर्टी, मशीन, फर्नीचर, प्लांट ये सब का भाड़ा iOS। मैंने बोला है इनकम फ्रॉम लेटिंग और मशीन, प्लांट, फर्नीचर सब iOS में। लेकिन मान लो कि भाड़ा सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि मैं भाड़ा अलग अलग नहीं बता पाऊँगा, यानी इफ़
composite rent इज़ नॉट सेपरेबल, आप composite rent को अलग अलग नहीं बता सकते हो, देन फुल्ली टैक्सेबल अंडर IOS, तब पूरा का पूरा IOS में आ जाएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं, पूरा का पूरा IOS में आ जाएगा, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। अगर आप 15,000 में अलग अलग नहीं बता पाओगे तो पूरा 15,000 रुपया IOS में आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। तो आपको एकदम ध्यान रखना है, अगर भाड़ा अलग अलग बता दो तो अकॉर्डिंगली लेंगे, नहीं अलग अलग बता पाओगे तो IOS में आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर वन। बहुत सारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है प्रैक्टिकल और आपको बोलता है कि बताइए कि ये अदर सोर्सेस में आएगा कि नहीं। तो अपने को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है ना कि वो सैलरी में आएगा कि अदर सोर्सेस में आएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कुछ एग्जांपल में। तो बेटा ज़्यादातर ये 5 एग्जांपल है, मैंने उसको छाट के अलग से सॉर्टिंग करके लिख दिया है। आप बोलोगे भैया तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे, तुमको एकदम सिंपल रखना है। अगर आप किसी के डायरेक्शन में काम कर रहे हो, आपके ऊपर एक लीडर है, सुपरवाइज़र है या आपका एक गाइडर है और आप उसके सुपरविज़न में काम कर रहे हो, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, एम्प्लॉय वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, तो वो तो सैलरी में आएगा। लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो आप अपने मर्जी अपने हिसाब से कर रहे हो तो वो अदर सोर्सेस में आएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, ऑनोरेरियम रिसीव बाई एन ऑथर फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जर्नल है, मैगजीन है CA लोग का, मेरे पास भी आता है। तो बेटा अगर मान लो मैंने उसमें कोई आर्टिकल लिखा और उसके लिए मुझे गवर्नमेंट ने कुछ ऑनोरेरियम चार्जेस दिया, तो क्या वो सैलरी है कि गवर्नमेंट CA इंस्टीट्यूट ने दिया, तो क्या वो सैलरी है कि अदर सोर्सेस है? तो आंसर है वो IOS है। तुम बोलेगा क्यों? आर्टिकल मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर में या किसी के डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ जाएगा? IOS। सेकेंड, सैलरी रिसीव बाई अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस इन द कंसर्न। तुम बोलेगा मतलब सपोज़ मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है, मैंने पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ सर्विस दिया, तो पार्टनरशिप बिजनेस से मुझे क्या मिल रहा है? सैलरी। तो तुम बोलेगा भैया सैलरी नाम ही दे दिया तो सैलरी में आएगा, तो नहीं बेटा नहीं, ये जो चीज़ है ये PGBP में जाएगा। क्यों? आपको जब मैं पढ़ाऊँगा बिज़नेस का डेफिनेशन तो वहाँ आपको मिलेगा कि पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर में पार्टनर्स लोग को जो भी पेमेंट होता है बिज़नेस के अंदर से वो PGBP के अंदर आता है। पार्टनरशिप फर्म का अलग तरीके से कैलकुलेशंस होता है, वो सैलरी के डेफिनेशन में नहीं आता। पार्टनर के ऊपर थोड़ी ना कोई और है जिसके डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है और बिज़नेस से उसको कमाई हुआ है, ठीक है ना, पार्टनर के ऊपर उसका कोई नहीं होता है। थर्ड, रेम्यूनरेशन रिसीव बाई अ प्रैक्टिसिंग CA फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी फॉर बीइंग अ पार्ट टाइम लेक्चरर। जैसे सपोज़ मैं अपना CA करके CA इंस्टीट्यूट CA फर्म एक खोल रखा हूँ, मुझे कोलकाता यूनिवर्सिटी लोग बुलाया और बोला कि आप थोड़ा सा ये सब्जेक्ट के बारे में लेक्चर दे दीजिए, तब बताओ वो सैलरी में आएगा कि अदर सोर्सेस में आएगा? तो आंसर है ये सैलरी में आएगा। तुम बोलेगा भैया क्यों? IOS में क्यों नहीं? बेटा आप तो पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तुम्हारे मन में आएगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, पार्ट टाइम लेक्चरर पेमेंट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी। मैं अपने मर्जी के हिसाब से नहीं दे सकता, कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो मुझे फॉलो करना होगा, अकॉर्डिंगली उसके सिलेबस के हिसाब से मुझे लेक्चर वहाँ पे देना पड़ेगा। तो आई एम वर्किंग अंडर द प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ सम एसोसिएटेड एम्प्लॉयर यूनिवर्सिटी, तो इसलिए जो भी मेरे को मिल रहा है वो सैलरी के अंदर में आएगा। फीस रिसीव बाई अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, दिस इज B स्टैंड फॉर बोर्ड मीटिंग। अब ध्यान से देखना, डायरेक्टर को कंपनी से जो भी सैलरी मिलता है वो सैलरी में जाएगा, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग होता है उस मीटिंग में जाने के लिए डायरेक्टर को अलग से पेमेंट होता है, फीस, उसको अपने बोलते हैं सिटिंग फीस। आजकल नहीं होता बट स्टिल यू रिमेंबर, अगर एग्ज़ाम में दे दे कि बोर्ड मीटिंग में जाने के लिए डायरेक्टर को अलग से कुछ पैसा मिले तो वो IOS में आता है। तुम बोलेगा क्यों भैया सैलरी में क्यों नहीं आएगा? इसीलिए नहीं आएगा बेटा सैलरी के अंदर में, क्योंकि बोर्ड मीटिंग वो चाहे तो जाए चाहे तो नहीं जाए, वो उसका नियम है। ही इज़ नॉट मतलब उसके ऊपर कोई वो नहीं है कि भाई तुमको जाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया ना? वो अगर नहीं जाना चाहे तो नहीं जाना चाहे, उसको नहीं डायरेक्टर बनना है तो नहीं बनेगा, छोड़ना चाहता है जो भी उसका मन है, अपने को सबसे मतलब नहीं है। अगर उसको सैलरी मिलता है कंपनी से, रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो सैलरी में जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए सिटिंग फीस का पेमेंट होता है तो वो IOS में आएगा। रेम्यूनरेशन रिसीव बाई अ प्रोफेसर फॉर एग्जामिनिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ MBA एग्जामिनेशन। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब देखो किसको पेमेंट हो रहा है? प्रोफेसर। क्या चीज़ चेक कर रहा है? आंसर स्क्रिप्ट किसका? MBA एग्जामिनेशन का बेटा, प्रोफेसर को।
तो ये iOS में आएगा। चेकिंग जो करेगा अपने हिसाब से करेगा, किसी के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं करेगा। और प्लस उसको प्रोफेसर है, कोई यूनिवर्सिटी से नहीं मिल रहा है उसको पेमेंट। भाई आज मैं सपोज़ करो बिल्ला में काम कर रहा हूँ, मेरे पास अगर सपोज़ कहीं से कोई पेपर आता है चेक करने के लिए, यूनिवर्सिटी का, CA का, कहीं का भी मैं कुछ ले रखा हूँ, मान लो कुछ भी, तो वो मेरा iOS में आएगा, बिकॉज मैं उससे एसोसिएटेड वहाँ जाके रेगुलरली अपना कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मेरा एक्स्ट्रा कमाई हो गया। दैट मीन्स वट एवर आई एम गेटिंग एज अ एग्जामिनर दैट विल कम अंडर iOS। एग्जामिनर का जो भी पेमेंट है वो iOS में आएगा, ठीक है। इसको अच्छा से देखना, इसे एग्ज़ाम में आता है। अब आ रहा है नेक्स्ट, कुछ मैंने दिया है यहाँ पर, आप देखोगे कि क्या ये iOS में आएगा कि नहीं आएगा, इन सब के ऊपर में है। तो जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, तो जैसे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी मैंने बोला था एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034, ये भी बेटा एग्जेम्प्टेड है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15, आपको कोई टैक्स नहीं देना है इसके ऊपर में, ठीक है। अगर आपको बोलेगा आपके पास प्रॉपर्टी लेट आउट टू एम्प्लॉय ऑफ एसएससीज बिजनेस, तुम बोलेगा मतलब जैसे मैं बिल्ला में काम कर रहा हूँ, बिल्ला ने मेरे को एक घर भाड़े पे दिया, ठीक है, बिल्ला ने मेरे को एक घर भाड़े पे दिया, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी लेट आउट किया गया एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या होगा, तो जो भी बिल्ला को कमाई हो रहा है वो सब PCBP में जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, PCBP में जाएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ड ऑन सिक्योरिटी, मैंने डिवेंचर खरीदा उसका सिक्योरिटी पे मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट खरीदा उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला, पैसा लगा रखा हूँ, इन्वेस्ट कर रखा हूँ, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चाहे आप बॉन्ड में पैसा लगाओ, चाहे फिक्स डिपॉजिट में, चाहे सिक्योरिटी में, वो सब का सब iOS में आएगा, ठीक है। रेमुनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, तो मैंने बोला ना मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा, मैं किसी के डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा हूँ, तो iOS में आ जाएगा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, बेटा ये एक बार मैं कंफर्म करके एक बार वापस बताऊंगा, बट रेमुनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर, आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया है और उसके लिए आपको रेमुनरेशन मिल रहा है, तो बेटा ये iOS नहीं, दिस विल कम अंडर सैलरी। तुम बोलेगा क्यों भैया, एक तो आपको रेमुनरेशन मिल रहा है और आप क्वेश्चन पेपर जो सेट करोगे यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन के हिसाब से सेट करोगे, आप अपने मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते हो, जो पैटर्न है यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न। लेकिन अगर आप एज अ एग्जामिनर जाओगे तो iOS, लेकिन अगर आप सेट कर रहे हो क्वेश्चन पेपर तो यू आर वर्किंग अंडर द डायरेक्शन, तो वो सैलरी। अगर आप चेकिंग कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से चेकिंग कर रहे हो, iOS, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, तो मैंने आपको बोला था ना पार्टनरशिप फर्म अलग है, वो सैलरी में कहीं नहीं आता क्योंकि पार्टनर किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, लेकिन ये अभी आपका 5th सेमेस्टर में आएगा, यहाँ कभी कभी दे देता है, तो आप याद रखना पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर अपने BST या कॉमर्स में पढ़े हुए हैं, दे डोंट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि येस दे आर हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। तो पार्टनरशिप फर्म को, जैसे फर्म ABC मिलके पार्टनर है, वो लोग जो कमा रहे हैं ना उसके लिए पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स लग गया है। अब वो कमाई जब बढ़ता है पार्टनर्स में तो वो एग्जेम्प्ट रहता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता अंडर सेक्शन 10(2)A, दैट इज़ एग्जेम्प्टेड, नो नीड टू पे टैक्स। 10(2), आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द सेक्शन नेम, आप एक काम करो बाद में जब मैं आपको नोट्स PDF में भेजूंगा तब आपको मिल जाएगा, अभी आप खाली इतना याद रखो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, ठीक है। 10 और सब सेक्शन कुछ है बेटा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, जब मैं देखूंगा तब देख के बताऊंगा, ठीक है। बेमतलब गलत सेक्शन बता के क्या मतलब है, तो आप ध्यान रखना पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स दे देता है, तो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है उस पर तो पार्टनरशिप फर्म को टैक्स देना, वो प्रॉफिट बाद टैक्स देने के बाद जो बढ़ता है पार्टनर्स में वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10। URPF से जो पैसा मिल रहा है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सैलरी चैप्टर में पढ़े थे, फटाफट रिकैप कर लेना, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो प्रोविडेंट फंड में आपको मालूम है एम्प्लॉयर भी देता है, एम्प्लॉय भी देता है, तो एम्प्लॉय का जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ अपने विड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान रखना URPF का जो पैसा है ना आप विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी पैसा मिलेगा, उसका ब्याज, और एम्प्लॉयर जो जमा किया था उसका कंट्रीब्यूशन, उसका ब्याज। तो एम्प्लॉयर वाला जो दोनों पार्ट है ये दोनों का दोनों सैलरी में चला जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो एम्प्लॉयर का आपको विड्रॉ किया वो सैलरी में टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर सैलरी।
जब अपने जमा करते तब एग्जेम्पशन मिलता है, और अभी जब उठाओगे तब सैलरी में टैक्सेबल है। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है प्रिंसिपल का, ये नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है ये टैक्सेबल है IOS। तो तुम बोलेगा भैया मुझे क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन इन URPF इज टैक्सेबल अंडर IOS। ठीक है, मतलब URPF का जब पैसा विड्रॉ करोगे तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट विड्रॉ करोगे वो सैलरी में, एम्प्लॉय का प्रिंसिपल विड्रॉ जो करोगे नॉन टैक्सेबल, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट मिलेगा वो IOS पे टैक्सेबल। रेंट रिसीव फॉर एक्टिंग एज एन एग्जामिनर, तो मैंने बोल दिया एज एन एग्जामिनर आप गए हो तो IOS के अंदर में आएगा, इसमें और कोई बात करना नहीं है। इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग से जो मुझे कमाई होती है वो IOS में आएगा। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि जैसे CA ICI के रूल के हिसाब से अपना फर्म खोलता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो IOS में आ जाएगा। एक मैं आपको और ऐड कर दे रहा हूँ, कभी कभी मैं देखता हूँ पेपर में आता है, जो CA के बच्चे लोग जाते हैं ना आर्टिकलशिप करने के लिए, उन लोग को बदले में जो स्टाइपेंड मिलता है ये भी IOS में आता है, ठीक है। वो सैलरी का डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो लोग वहाँ पे फुल फ्लेज में कोई काम नहीं करता, सीखने का पैसा मिल रहा है, दे आर जस्ट हेल्पिंग, तो उसके लिए IOS में आएगा स्टाइपेंड इनकम। वैसे एक कन्फ्यूज़न यहाँ से भी होता है बहुत जन को कि भैया ये एग्रीकल्चर इनकम है कि अदर सोर्सेज। भले ही अपने अभी एग्रीकल्चर कवर्ड नहीं किए, लेकिन आपको मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर यू डोंट नीड टू पे टैक्स, दिस इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1). अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो वो 10(1) के अंदर में एग्जेम्प्टेड है। अब एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। अभी आपको क्या समझना है कि वो एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है, उसके बारे में कैसे क्या करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन समझना होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अभी शॉर्ट में रिकैप कर रहे हैं, शॉर्ट में रिव्यू कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो एग्रीकल्चर इनकम में एक नियम है कि अगर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो, एग्रीकल्चर ऑपरेशन दो तरह का होता है, वन इज़ बेसिक, अनदर वन इज़ सब्सिक्वेंट। अपने एग्रो चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम। अभी खाली इतना याद रखो कि अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन के थ्रू आपको कोई भी कमाई होता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम होने के कारण वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। और कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्टेड हो जाता है बेटा? 10(1). तो ये IOS में नहीं आएगा। वैसे अगर एग्रो लैंड, एग्रीकल्चर लैंड से आपको कमाई हो रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है? देखो इंडिया के अंदर है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है, वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाता है अंडर सेक्शन 10(1). थर्ड वाला में एग्रीकल्चर लैंड जरूर है, लेकिन वो कहाँ है? इंडिया के बाहर है, तब फिर उस केस में वो IOS में आ जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन में नहीं आता, वो IOS में आता है। पहला मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है? इंडिया में है, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर ऑपरेशन से होने वाला एग्रीकल्चर इनकम। अब बोल रहा है एक आदमी ने एक ज़मीन खरीदा, ज़मीन में कुछ ट्रीज़ थे, ग्रासेस थे, जो अपने आप उग नहीं जाता है, जिसको अपने बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, अपने आप उग गया, तो उसने वो ट्रीज़ को बेच बाच के कुछ कमा लिया। तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर है नहीं बेटा, दिस इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। तुम बोलेगा क्यों भैया एग्रीकल्चर इनकम क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर इनकम का जब अपने पढ़ेंगे चैप्टर, तब आप देखोगे कि एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए एग्रीकल्चर ऑपरेशन होना चाहिए, यानी आपने खुदाई किया, आपने उसका देखभाल किया, फिर आपने उसको बड़ा करके ट्रीज व्रीज को बेचा। आपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया, दिस इज़ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, अपने आप ग्रोथ हो गया ट्रीज़ का, पड़ा पड़ा नहीं उग जाता है। तो ये जो चीज़ है ये आपका जाएगा IOS में। अमाउंट नॉट डिडक्टिबल, इसका मतलब क्या हुआ? अपने ये पढ़ने जा रहे हैं कि मैंने आपको क्या बोला, कोई भी आपने कमाई किया उससे रिलेटेड खर्चा आप माइनस कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ आइटम्स बता रहा हूँ, ये सब आइटम्स के अंदर में क्या है बेटा कि आप ये सब खर्चा माइनस नहीं कर सकते हो। एक तो आप अपना कोई भी पर्सनल एक्सपेंस माइनस नहीं करोगे, कोई भी इनकम टैक्स या वेल टैक्स आपने पेमेंट किया वो आप कोई भी कमाई से माइनस नहीं कर सकते हो। और ये मैंने आपको बता ही दिया, लॉटरी, हॉर्स रेस, ये सब का जो खर्चा लगता है कैजुअल इनकम का, ये आप माइनस नहीं कर सकते, ये पहले डिस्कशन हो चुका है। तो आप याद रखिएगा, अपना कोई भी पर्सनल एक्सपेंस आप माइनस नहीं करोगे, इनकम, वेल टैक्स, ये सब कुछ भी आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है। तो बेटा यूजुअली मैंने इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारा एग्जांपल्स ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो इसमें प्रैक्टिकल्स बोल के एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस विद आंसर्स शेयर करूंगा, आप उसको गो थ्रू करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से डिस्कशन कर लिएगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय।